Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing good. This is Sir Farhan. Let's start paper 1 multiple choice question of 9701/11 May June 2022. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Let's see what we have in this paper. Oh my goodness. Which atom has its outermost electrons outermost? That is the most powerful statement. Outermost means valence shell electrons, last electrons present in the last shell in an orbital of the shape shown. ये जो shape होती है ये basically p orbital की होती है. Okay, the shape shows the p orbital with principal quantum number 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मतलब होता है पीरियड 3, क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए आपको ये कहा था जो पीरियड नंबर होता है वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो इफ इट इज टॉकिंग अबाउट पीरियड 3 तो इसका मतलब पीरियड 3 में हमारे पास ब्रोमीन नहीं है, तो ब्रोमीन इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर. ठीक है, हमारे पास कैल्शियम भी नहीं है बिकॉज कैल्शियम फाउंड इन ग्रुप पीरियड 4. तो ये भी पीरियड 4, ये भी पीरियड 4, इसलिए ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे. Now sodium and chlorine both are found in the third period of the periodic table. What we can do is कि हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने नेऑन से रिप्रेजेंट कर लिया और 3s हो जाएगा 1. इसका मतलब सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल. इसकी तो डम्बल है, इसका मतलब सोडियम भी गलत. तो जब A गलत, C गलत, D गलत, तो करेक्ट आंसर इज B. B क्यों ठीक है अब इसको भी देख लेते हैं. शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नेऑन, 3s क्या हो जाएगा 2 और 3p क्या हो जाएगा आपके पास 5. अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और p की शेप क्या होती है डम्बल शेप होती है, राइट. इट इज आल्सो कॉल्ड इलिप्टिकल शेप. तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. होप इट मेक्स सेंस टू यू. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. Which atom has the same number of electron as the hydroxide ions? First of all, मुझे और आपको हाइड्रोक्साइड आयंस के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर यूज करूंगा. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, so it has 1 electron. So total electron is going to be 9. Since this particle has negative charge, which means इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ. So it's going to be 10 electrons. आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन बी के अंदर नजर आ रही है, विच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, okay. In separate experiment, 5 grams sample of each of 4s block metals are added to an excess of water. The gas evolved is collected and its volume measured under same condition of temperature and pressure for each sample. Which metal produces the largest volume of gas? Largest volume of gas. Okay. सरप्राइजिंगली आप जानते हैं कि ये ग्रुप 2 है और ये भी ग्रुप 2 है. तो 2 एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 2 के हैं और 2 एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1 के हैं. तो ट्रायल एंड एरर की बेस पे ये हो सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट कि हम सबसे पहले कैल्शियम को लेकर बात कर लें. तो हम कैल्शियम लेंगे, उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से रिएक्शन करवाएंगे और ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में. ओके, और एग्जामिनर ने हमें दिया है 5 ग्राम सैंपल ऑफ ईच मेटल. तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का मैं सबसे पहले मोल्स निकाल सकता हूँ. सो मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए मैं मास ऑफ कैल्शियम को डिवाइड कर दूंगा AR ऑफ कैल्शियम से, विच इज 40.1. So 40.1, oh sorry, 5 divided by 40.1 is going to be
0.124 मोल्स। ओके, हम सब जानते हैं कि 1 मोल में आपके पास 24 डीएम क्यूब होता है। तो अगर आपके पास 0.124 मोल है तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा 2.99 डीएम क्यूब। 2.99 डीएम क्यूब। मैंने कैल्शियम के लिए वर्किंग की, मैं इसी तरह से पोटेशियम, रुबीडियम और स्ट्रोंशियम के लिए वर्किंग करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम है, तो हम कैल्शियम के लिए काम कर चुके हैं, हम स्ट्रोंशियम के लिए भी करते हैं। तो स्ट्रोंशियम का AR चेक कर लेते हैं कितना है। स्ट्रोंशियम का AR, लेट सपोज पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 है, स्ट्रोंशियम का AR है 87.6। 87.6, ऑलराइट, 87.6। सो हम 87.6 को यूज करते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन बिकॉज ट्रायल एंड एरर की बेस पे हम कर रहे हैं, बट मैं इसको शॉर्ट करके दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं क्लियर कर दूं चीजें, फिर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो ये है 5 डिवाइडेड बाय 87.6। तो 5 को डिवाइड कर दें आप 87.6 से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.057 मोल्स। एंड ऑब्वियसली अगर आपको इसका वॉल्यूम डिटरमिन करना है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 1 मोल में आपके पास कितने हो जाएंगे, 24 डीएम क्यूब, राइट। सो अगर आपके पास 0.057 मोल्स हैं तो आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा इंटू 24, ये हो जाएगा 1.36 डीएम क्यूब, सही। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मोल्स मिल रहे हैं, और इसी मोल को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 24 डीएम से। तो मैं इसको शॉर्ट ऐसे कर सकता हूँ कि मैं 5 को डिवाइड कर दूं AR से और मल्टीप्लाई कर दूं 24 से, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। That is going to be the shortcut technique. Same shortcut technique for this, since both of them have same equation. सिर्फ यहाँ पर स्ट्रोंशियम लिखूंगा, यहाँ पर स्ट्रोंशियम लिखूंगा, तो चीजें सेम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो मैं क्योंकि दोनों को सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसका वॉल्यूम यहाँ लिख देता हूँ 2.99 डीएम क्यूब, और इसका मैंने वॉल्यूम निकाला है 1.36 डीएम क्यूब। ओके, नाउ वी नीड टू डिस्कस ग्रुप 1 वाले, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज नहीं करते, काम करते हैं, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, कहीं फिट कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ फिट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्रुप 1 के लिए लेते हैं। तो मैं पोटेशियम की बात कर लेता हूँ, मैं पोटेशियम को रिएक्शन करवा देता हूँ वाटर के साथ। तो इट इज गोइंग टू बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ वी नीड टू मेक द इक्वेशन। तो यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ऑब्वियसली जैसे पोटेशियम की इक्वेशन है ऐसी रुबीडियम की बनेगी। भाई ये याद रखिएगा कि इसमें 2:1 का रेशो है, तो मैं यहाँ पर तो रेशो नहीं था, यहाँ तो 1:1 का रेशो था, तो मैंने यहाँ पर जो मोल्स थे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर रेशो भी आएगा तो मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो मैं एक समझाता हूँ और फिर मैं उसका शॉर्टकट लूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ पोटेशियम लेता हूँ, तो मैं 5 को डिवाइड कर दूंगा 39.1 से, तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 39.1 is going to be 0.127। सही। हम पोटेशियम और हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 2:1 का रेशो है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करने के लिए 0.127 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई मीन डिवाइड कर दूंगा, या डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। सो मेरे पास आंसर आएगा 0.063 मोल्स। मुझे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिटरमिन करना है, तो ये हो जाएगा 0.063 इंटू 24 डीएम क्यूब। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा इंटू 24 इज गोइंग टू बी 1.53 डीएम क्यूब, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम डिस्कशन करेंगे
रुबीडियम के लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, देखिएगा जरा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास मोल्स आ रहे हैं, मैं उस मोल्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। सही है, तो मैं अब डायरेक्ट काम कर लेता हूँ। मोल्स ऑफ रुबीडियम, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय रुबीडियम का AR। रुबीडियम का AR चेक करते हैं, सॉरी अबाउट बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है बार बार, बट रुबीडियम इज 85.5। oh god, 85.5, तो 85.5, 5 divided by 85.5 is going to be 0.058, 0.058। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट काम कर लेता हूँ, 0.058 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24, सो ये हो जाएगा मेरे पास 0.70 DM क्यूब। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर आया है, ए में आया है। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने डिटेल मेथड कर लिया, शॉर्टकट आपको बता दिया है कि कैल्शियम को AR से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 24 से। यानी मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और ये पोटेशियम और रुबीडियम पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है कैल्शियम के लिए, तो मैं 5 को डिवाइड करूंगा 40.1 से और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.99। ये इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि दोनों का मोलर रेशियो सेम है। ठीक है, 2.99 TMQ। देखो ये शॉर्टकट बनाया मैंने, सही है। सेम शॉर्टकट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रोंशियम, सेम शॉर्टकट इज एप्लीकेबल फॉर पोटेशियम एंड रुबीडियम, बस आपको 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना। ठीक है, यानी इन दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये मोल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन काफी लेंथी था, क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग था। इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन होना नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है 1 मार्क के लिए, लॉट ऑफ कैलकुलेशन। एनी हाउ आगे चलते हैं। स्टूडेंट रिएक्ट्स 1 मोल ऑफ कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। गाइस, इट इज एन ओ लेवल क्वेश्चन। जब 1 मोल ऑफ कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, देखो कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो टेक्निकली कॉपर किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करूं देन कॉपर विल रिएक्ट एंड इट विल टर्न टू सॉल्ट वाटर एंड 1 गैस इज गिवन ऑफ, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि वो गैस की बात कर रहा है या नहीं। तो वो कह रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट बनता है, दैट इज योर सॉल्ट। 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, मैंने कहा भी आपको, एंड सब्सटेंस एक्स नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म। और सब्सटेंस एक्स बना रहा है वो, इसका मतलब वो गैस बनाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है सब्सटेंस एक्स डज नॉट कंटेन कॉपर और हाइड्रोजन, व्हाट कुड बी द सब्सटेंस एक्स। अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री ये रिएक्शंस याद होने चाहिए आपको। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट में। ओके, 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। व्हाट्स लेफ्ट नाउ, हाउ मेनी नाइट्रोजन हियर, 4 नाइट्रोजन है ना मेरे पास, उसमें से मैंने 2 नाइट्रोजन यूज कर लिए, तो हाउ मेनी नाइट्रोजन लेफ्ट, 2 नाइट्रोजन लेफ्ट। हाउ मेनी नाइट्रोजन लेफ्ट, 2 नाइट्रोजन लेफ्ट। ओके, हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर, 4 times 3, 12, 12। इसमें से रिमूव कितने कर दिए मैंने, 6, 6 + 2 8, तो 12 में से 8 चले गए, 4 ऑक्सीजन रह गए, तो इसका मतलब ये 2NO2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। और बेटा याद रखिएगा, इवन आप चेक कर सकते हैं, मेटल्स का आपका चैप्टर है वो लेवल्स का, उसमें ये रिएक्शन बकायदा बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हेनेवर कॉपर reacts with concentrated nitric acid, salt, water and nitrogen dioxide gas is given off। इसका मतलब आपको वो इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली आपको फिर कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी पड़ेंगी, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, जैसे मैंने क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाया है। एक एक एलिमेंट की निकालोगे, फिर चेंज निकालोगे, चेंज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे याद था और आपको भी यकीनन याद होना चाहिए।
आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इस पर वर्किंग करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा ही वर्किंग थी, मुझे नहीं लगता इस पर वर्किंग करनी चाहिए बच्चों को। इन विच स्ट्रक्चर आर 3 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो चीजों का ख्याल रखना है, एक 3 एटम्स हो और दूसरा स्ट्रेट लाइन हो। तो भाई आप सब जानते हैं यहाँ सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, तो sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये टेट्राहीड्रल होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोपेन, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी टेट्राहीड्रल होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये भी गलत, ये भी गलत। SiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड 0 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये भी टेट्राहीड्रल, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। अब डी क्यों ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। डी इसलिए ठीक है क्योंकि अगर मैं SF6 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, और मैंने आपको करवाया हुआ ये काम क्लास में, आप चेक कर लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से बना के दिया था मैंने आपको 3D फॉर्म में, राइट, मैंने 3D डायग्राम बना के दी थी। तो आप नोट करें, ये स्ट्रेट लाइन हो गए 3 एटम्स, आप इस तरह से देखो स्ट्रेट लाइन हो गए 3 एटम्स, आप इस तरह से देखो स्ट्रेट लाइन हो गए 3 एटम्स। तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई सिर्फ इसका एंगल बताओ, तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा 180, वैसे 90 डिग्री है इन सब का आपस में, ठीक है। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट? एल्यूमिनियम क्लोराइड का कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? चलें जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिलेटेड बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली तो बात यह है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर बनाता है, और उस डायमर को कहते हैं Al2Cl6। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो Al2Cl6 होता है, अगर आपको याद हो, तो Al2Cl6 हैज 2 डेटिव बॉन्ड्स। इंफॉर्मेशन आपको बाकायदा याद होनी चाहिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा है क्लास में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको Al2Cl6 की डायग्राम बना देता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों को ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जामिनर ने इस पे बहुत ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, सो हर बच्चा ऑलमोस्ट इसको याद करता ही करता है। तो अगर आपको याद है तो फिर आपको उसके पॉइंटर्स लिखने की जरूरत है। ये देखें, एक डेटिव बॉन्ड ये रहा, दूसरा डेटिव बॉन्ड ये रहा, सही है, ओके। तीसरी बात कि भाई जो AlCl3 होता है कैन हाइड्रोलाइज विद वाटर, डिसॉल्व नहीं होता, हाइड्रोलाइज होता है। और दूसरी बात ये फॉर्मिंग एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि HCl बनाता है, और इसकी भी इक्वेशंस आपके साथ शेयर की है मैंने। आगे चलते हैं, ये बेसिक है। ऑब्वियसली वाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की भी बनते हैं, ये भी हमें पता है। चलें ये भी लिख देते हैं, वाइट PPT ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो जो जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है वो सब लिख दी। अब स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड। रॉन्ग एब्सोल्युटली, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवलेंट है, इट हैज वीक वैन वाल फोर्सेस। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट वीक कम होगा बिकॉज ऑफ वैन वाल फोर्सेस, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद वो कह रहे हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। ये बात तो ठीक है कि रिएक्ट करता है विग्रेसली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ग्रेटर देन 7। नहीं, मैंने आपसे कहा एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, इसका मतलब पीएच 7 से कम होगी। वो कह रहे हैं 7 से ज्यादा मुमकिन नहीं है ये बात। फिर वो कह रहे हैं ईच Al2Cl6 मॉलिक्यूल फाउंड इन एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर कंटेन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मींस डेटिव बॉन्ड, तो हमने यहाँ लिख के दिया हुआ है कि इट हैज 2 डेटिव बॉन्ड्स, तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, हमने इसको सर्किल कर दिया। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। द बॉन्डिंग बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन इज स्ट्रांगली आयनिक। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ये कोवलेंट होती है, जब भी तो हमने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स दिखाए हैं सारे के सारे, ठीक है। एंड डेटिव बॉन्ड इटसेल्फ इज अ कोवलेंट बॉन्ड गाइस, सही है। तो सी इज द मोस्ट सेंसिबल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहे हैं एग्जामिनर हमसे। ओ माय गुडनेस, कुछ तो कह रहे हैं एग्जामिनर हमसे। Black powder is a mixture of potassium nitrate, carbon and sulfur. The mixture reacts as shown. ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है।
A seal tube containing black powder has a volume of 10 cm cube. When all of the black powder reacts, the reaction causes a pressure of this and a temperature this. The volume of this and this produced can be ignored. अच्छा, इग्नोर क्यों कर रहा हूँ भाई इन दोनों के वॉल्यूम को? भाई वॉल्यूम को इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट का कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ लिख भी देते हैं हम, नीड्स टू बी इग्नोर. Solid substances, okay. वो कह रहे हैं how many moles of KNO3 are contained in a sealed tube. तो मुझे एक्चुअली एग्जामिनर ने वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू नोन होती है, इसका मतलब मैं इस पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई कर सकता हूँ. तो अगर मैं इस पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ इसको, बट जगह बहुत कम दी हुई है एग्जामिनर ने. आई मीन दिस इज नॉट फेयर एट ऑल. होल्ड ऑन अ सेकेंड, इसको यहाँ लग देते हैं कि भाई क्यों, ठीक है, जगह मिल गई हमें. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हमसे कह रहे हैं मोल्स निकालो, तो एन इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा. प्रेशर हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10⁶ पास्कल. हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 10 cm क्यूब. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब कर देंगे, सही. डिवाइडेड बाय आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है 8.31. 8.31. टेम्परेचर मेरे पास है 2500 केल्विन, चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी कीजिए, सही है. सो लेट्स सी कि मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, ठीक है. 2 exponent 6 into 10 exponent minus 6 is 20 divided by 8.31 into 2500 is going to be 20775. So 20 divided by answer is going to be 9.62. ठीक है, ये मोल्स ऑफ गैसेस आ गई, आप नोट करो. ये 3 मोल है, ये भी 3 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये टोटल 8 मोल्स हो गए. और KNO3 के कितने मोल्स हैं, 4. तो मैं अब, ये मेरा पहला स्टेप था, अब मेरा सेकंड स्टेप कि KNO3 और गैसेस के मोलर रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं. ये 4 मोल्स हैं, ये 8 मोल्स हैं. आपने अभी कितने कैलकुलेट किए, 9.62 इंटू 10⁻⁻4. हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं 8 से. यस, तो ये हो जाएगा हमारे पास moles of KNO3 is going to be 4.81 into 10⁻⁻4 moles. All right, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए. आपने याद रखना है कि आपने इन तीनों गैसेस को कंसिडर करना है, ठीक है, और इससे कंपेयर करना है, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है. सो जगह काफी कम दी हुई है, वर्किंग काफी ज्यादा थी इसमें. इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, मैनेज तो हो गया. For which pair is the boiling point of the first compound higher than the boiling point of the second? Boiling point higher उसका होगा जिसमें strong force of attraction होगी, क्योंकि उस force of attraction को overcome करने के लिए we need more amount of energy. तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स होगी, जो इसमें वैसे वैन डर वाल्स भी है, लेकिन जो डोमिनेट कर रही है मैं उसको लिख रहा हूँ. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं, ठीक है, इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है.
अच्छा, क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोबारा, वो कह रहा है फर्स्ट कंपाउंड हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट। सो भाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दूसरे वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। एक और चीज आपको ये मैंने लिख के दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट डायपोल डायपोल, permanent dipole is stronger than instantaneous dipole force, right? ये ध्यान में रखिएगा, आयनिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, राइट? तो आप जानते हैं कि आपके पास ये तीन फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बाद में आ रहा है, वो कह रहा है पहले होना चाहिए फर्स्ट कंपाउंड, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह से ये वाला ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में उसको पहले होना चाहिए था एग्जामिनर, एज पर एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन, बाद में। ये भी गलत, क्योंकि इसमें भी बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो जब तीनों गलत हो गए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल में है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन for enthalpy change is shown. The enthalpy change is Q. What is the correct expression to calculate Q? Okay. अच्छा, पहली तो बात यह है कि यहाँ कंबस्शन ऑफ कार्बन हो रहा है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन की कंबस्शन हो रही है तो वाटर बन रहा है, और तीसरी बात यह है कि ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्शन, इट इज नॉट कंबस्टिबल। बेसिक लेवल पे जाके करता हूँ, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ कितने मोल है? 2। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ भी 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2 आएगा, एंड ऑब्वियसली इसकी जो फॉर्मेशन की वैल्यू है, ओ यस यस यस, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जरा देखिएगा। कैन वी से दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन नहीं होती, कार्बन की कंबस्शन होती है। ओके, कैन वी से कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, बिकॉज वाटर की कंबस्शन, बिकॉज वाटर की फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन नहीं होती है। ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन नहीं होगी, तो ये भी गलत। सही है, कैन वी से कि ये भी गलत, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की फॉर्मेशन नहीं होती, हाइड्रोजन की कंबस्शन होती है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी। ये तो ट्रायल एंड, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ट्रायल एंड एरर से कर दिया मैंने, बेसिक इंफॉर्मेशन अप्लाई करके कर दिया। ठीक है, तो कंबस्शन ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन की कंबस्शन होती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है ये आप कह लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता हूँ, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंबशन ऑफ कार्बन इज द सेम थिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एंड जाहिर सी बात है इसके 2 मोल्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। अब नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन को अगर मैं कंबस्ट करवाऊं ऑक्सीजन के साथ तो इट विल टर्न टू वाटर, एंड जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की कंबशन है, बट हम लेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, अब जाहिर सी बात है यहाँ कितने मोल्स हैं? 3। तो जाहिर बात है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 3 लगाएंगे, यहाँ भी 3 लगाएंगे, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? अब जाहिर सी बात है इन दोनों इक्वेशंस को मैंने मर्ज करना है, ऐड करूंगा। सही है, ऐड कर रहा हूं मैं इन सबको, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 3H2 प्लस, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे? अच्छा, मैंने ऑक्सीजन को एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज लिख दिया इसको, तो ऑक्सीजन की ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट कंबस्टिबल, इट ऑलवेज सपोर्ट कंबस्शन, ये आ जाएगी। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और इसकी एनर्जी की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे लिखे में कोई इशू नहीं है, बट है तो इसी जगह पे। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, या इस तरह से लिख लीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट आंसर इज गोइंग टू बी पक्का पक्का डी। ठीक है, ऑल राइट।
a reaction pathway diagram for the reaction of aqueous sodium hydroxide and dilute sulfuric acid is shown. ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? ओके, so guys, this is going to be your enthalpy change of neutralization. ठीक है, and neutralization is always exothermic, इसलिए arrow downward है. ये आपका एसिड है, ये आपका एल्कली है. सो हमने पॉइंट यहां से इरेज किया कि भाई न्यूट्रलाइजेशन है एंड इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. सही, तो इक्वेशन बना लेते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम सल्फेट बनाते हैं और वाटर बनता है. सही है, मेरा पहला स्टेप है. आप नोट करें, जब 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुए तो आपको एनर्जी मिली X. अगर 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो, बिकॉज डेल्टा H 1 मोल के लिए अप्लाई होती है, तो बताइए ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा X/2, राइट? तो X/2 कहां लिखा हुआ है? C में लिखा हुआ है. C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. A student reacts 4 moles of ammonia with oxygen to produce oxide of nitrogen and water only. Each nitrogen atom increases its oxidation state by 5 in the reaction. How many moles of oxygen gas react with 4 moles of ammonia in this reaction? Oh my goodness. Again, this question belongs to oxidation of ammonia. So it is one of the most important steps in the formation of nitric acid. Formation of nitric acid जब आप पढ़ेंगे उसका सबसे पहला स्टेप ही यही होगा. सही है, तो आप अमोनिया लें, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं, वाटर बनाएं और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होगा. तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमेशा इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है. ठीक है, मुझे याद है ये बात, इसलिए मैं लिख रहा हूं. लेकिन आपको याद करनी चाहिए कि भाई जब अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ in the preparation of nitric acid, so it will turn to nitrogen monoxide. Okay, okay, all right, okay. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? I mean, we need to balance the equation. Oh my goodness, I forgot. 4 moles of ammonia कह रहा है. Okay, तो ये तो 4 हो गया. तो अगर ये 4 हो गया है तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 6 लगाऊं. ठीक है, और 4 नाइट्रोजन का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर भी 4 करूं. सो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 and 4 10. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ. तो 5 मोल्स एक्चुअली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, बट गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि व्हेनेवर अमोनिया अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन it will turn to nitrogen monoxide. ये याद रखिएगा, जैसे कॉपर की इक्वेशन नाइट्रिक एसिड के साथ आई, ओ लेवल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 की भी इंफॉर्मेशन जो है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. लेकिन आप चाहें तो आप तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करें और ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करने के बाद चेंज निकालें और चेंज निकालने के बाद उस चेंज को मल्टीप्लाई करके आप ये आंसर डिटरमिन कर सकते हैं. आप ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आसान नहीं होगा, बहुत बहुत ज्यादा लेंथी होगा. ठीक है, in the treatment of domestic water supplies, chlorine is applied to distilled water to kill bacteria. Some chlorate 1 ions are formed. What is the change in oxidation number of chlorine when forming the chlorate 1 ions from aqueous chlorine? तो ये इक्वेशन हमने की हुई है. हमने आपको बताया था कि जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो it will turn to chloric 1 acid HClO.
and HCl, राइट। आप नोट करें यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, एंड आई बिलीव इस स्टेज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आनी चाहिए। लेट्स सपोज क्लोरीन X, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सिंस द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल व्हिच इज y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू +1। ये इस तरह से मैंने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। और क्योंकि हाइड्रोजन +1 होता है तो क्लोरीन ऑब्वियसली इस केस के अंदर क्या होगा, -1। अब आप नोट करें ये 0 से +1 जा रहा है तो इसका मतलब चेंज क्या हो गया, +1। अब नोट करें ये 0 से -1 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, -1। तो आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या होगा, अच्छा +1 होगा। क्यों भाई क्यों, -1 भी तो है। नहीं, मैं -1 नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जब क्लोरेट 1 आयन बनता है तो फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करो। सही है, तो मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, राइट। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। Ethanoic acid is mixed with ethanol. The ethanol is contaminated with a small amount of methanol. The following equilibria is established. जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ने रिएक्शन किया और इथाइल इथेनोएट और वाटर फॉर्म किया तो जो Kc का एक्सप्रेशन आएगा या वैल्यू आएगी उसको उसने K1 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि उस कंटामिनेशन थी मेथनॉल से, तो ये भी तो हो सकता है ना कि मेथनॉल इस इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करके मिथाइल इथेनोएट और वाटर फॉर्म करे। इस कंटामिनेटेड रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो K2 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज करेक्ट। तो वो कह रहे हैं आपसे only ethyl ethanoate will be formed because there is much more ethanol present than methanol। अच्छा, पहली तो बात ये कि हमें उसने यहाँ कहा है कि एथेनॉल जो है वो कंटामिनेट हुआ है सम अमाउंट ऑफ एथेनॉल मेथनॉल से, तो इसका मतलब मेथनॉल कम है एथेनॉल ज्यादा है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ओनली इथेनॉल इथाइल इथेनोएट विल बी फॉर्म बिकॉज देयर इज मच मोर इथेनॉल, ये स्टेटमेंट गलत है। उसकी वजह ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इथाइल इथेनोएट के साथ वाटर भी बनेगा और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस इसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज वाई ए इज इनकरेक्ट, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन है, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हम लिखेंगे everything is formed since reaction is reversible. Okay, now the next statement is in this mixture K1 upon K2 is equal to this। ना इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी and it is मैथमेटिकल, इसको देखना पड़ेगा हमें बहुत तरीके से। सो हम देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली, कोई इशू नहीं है, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वर्किंग करने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत लेंथी वर्किंग होगी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अच्छा, पहली तो बात ये है कि जो इथाइल इथेनोएट है, इथेनोइक एसिड है, उसको मैं E.A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो इथेनॉल है उसको मैं ETH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, इथाइल इथेनोएट को मैं ETH और E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वाटर एज इट इज रखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। मिथेनॉल को MEOH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इथेनॉल को जो है ना हम EOH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इथाइल इथेनॉल को। और ये है मिथाइल इथेनोएट, तो इसको हम METH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये वाटर एज इट इज। सो एब्रिविएशन यूज करनी पड़ेगी बिकॉज जगह नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास, एंड वी नीड टू वर्क ऑन अदर ऑप्शंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। K1 हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट ये शॉर्ट कर दिया मैंने, सही, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड and concentration of ethanol।
मैंने पूरा लिख दिया है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। जिस तरह से हमने K1 के लिए लिखा है, K2 के लिए भी इसी तरह से एक्सप्रेशन लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास वाटर, ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, ओवर इथेनोइक एसिड एंड मेथनॉल। ये हो गया हमारा मेथनॉल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमसे कह रहे हैं कि K1/K2 लिखो, तो K1 का जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उसको लिखूंगा मैं दोबारा से। सो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं, ठीक है। मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देता हूँ, उठा के कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया K1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जगह है नहीं हमारे पास, बट लेट्स ट्राई दिस, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। ओप्स 5 आ रहा है उसमें, ओह माय गुडनेस, दैट्स अ टफ क्वेश्चन। इतना टफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी जगह की वर्किंग भी तो हो ना। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ऑब्वियसली ये वाटर इस वाटर से कैंसिल, और ये इथेनोइक एसिड इस इथेनोइक एसिड से कैंसिल, तो व्हाट्स लेफ्ट नाउ? तो आपके पास ये रह जाएगा K1/K2 इक्वल्स टू इथाइल इथेनोइट रह जाएगा आपके पास, ओवर इथेनॉल डिवाइडेड बाय, यहां रह जाएगा मिथाइल मिथेनोइट, मिथाइल मिथेनोइट ओवर मेथनॉल, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओ इसके ऊपर। ओ माय गुडनेस, आई डोंट हैव एनी स्पेस, I'm running out of space. What should I do now? चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा K1/K2 इक्वल्स टू, सो ये बचा है आपके पास, और ओके 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 ओके, अच्छा ये बचा है, तो ये और ये मिक्स हो जाएंगे और ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोइट एंड मिथेनॉल over methyl ethanoate and ethanol. सो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कह रही है कि जनाब ये बनेगा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास इथाइल इथेनोइट तो है लेकिन मिथेनॉल नहीं है, मिथाइल इथेनोइट तो है लेकिन इथेनॉल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है ये भी आपका सॉरी गलत हो गया है, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आगे चलते हैं। एडिंग वाटर टू द मिक्सचर विल ऑल्टर मोल रेशियो ऑफ द टू एस्टर। अच्छा, पहली तो बात ये कि जो आपने मोल रेशियो निकाला है K1/K2 का, उसमें इस एक्सप्रेशन में वाटर है ही नहीं, तो आप वाटर ऐड करें या नहीं करें, ऑल्टर नहीं होगा मिक्सचर का कुछ भी, ठीक है ना। मोल रेशियो ऑल्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सिंस वाटर इज नॉट हियर इन द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेशियो, इसलिए मोलर रेशियो ऑल्टर नहीं होगा दोनों एस्टर का। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट इज adding methyl ethanoate to the mixture will increase the number of moles of ethyl ethanoate. I think D is the right answer, obviously, but let me work on it कि अगर मैं मिथाइल इथेनोएट ऐड कर रहा हूं तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट कैसे इंक्रीज होंगे?
ओ मेक सेंस। देखो इधर, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है इथेनोइक एसिड बढ़ेगा। सही है। अब जब इथेनोइक एसिड बढ़ेगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली देखा जाए रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो ये रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके मोल्स बढ़ जाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि जब इसको आपने इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, इथेनोइक एसिड इंक्रीज होगा। जब इथेनोइक एसिड इंक्रीज हुआ तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट नाउ कि जी किस तरह से हमने इसको किया। ठीक है। और आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए ये बिल्कुल भी, और लगना भी नहीं चाहिए बिल्कुल मुश्किल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से रिलेटेड है आई बिलीव। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। Some questions and parts are and options are really tricky. मतलब this is extremely tricky. This is tricky. मतलब आप ये एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे तो आपको ये इसकी जजमेंट आपको टेक्निकल, वैसे देखा जाए तो जजमेंट बहुत मुश्किल होगी बच्चों की एग्जामिनेशन हॉल में। टफ क्वेश्चन है। Sulfur dioxide is manufactured from sulfur dioxide and oxygen in the contact process. The reaction is exothermic. इसका मतलब डेल्टा H जो है वो हमारे पास, oops what I'm doing, डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप SO2 को जब O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो SO3 बनता है डेल्टा H माइनस, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाइए। सही है। Which row shows the effect on the equilibrium yield? जनाब आली equilibrium yield की बात कर रहे हैं वो। Obtained by the contact process of increasing temperature and adding catalyst. तो पहली बात तो ये कि catalyst never increases or decreases the equilibrium yield. It has no effect on the equilibrium yield. तो vanadium catalyst has no change, has no effect on the equilibrium yield. इसका मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ये दोनों सही है। सही है। तो ये तो हमने कैटलिस्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा गौर से सुनो। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो अकॉर्डिंग टू ली-शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है जो इक्विलिब्रियम यील्ड होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड की वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कम होगी तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बी। ठीक है। नेक्स्ट, the Boltzmann distribution for a gas at constant temperature at of 50 degree Celsius is shown. Okay, ये 50 degree Celsius का sketch बना हुआ है। वो कह रहे हैं if the temperature of the gas is reduced by 10 degree Celsius, यानी 50 के बजाय कम कर दिया आपने, reduce कर दिया आपने, the graph changes shapes. What happens to the values of N for the molecular energies X, Y and Z? आपसे वो कह रहे हैं गैस का टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं हम। सही है। और वैल्यू ऑफ एन की चेंजेस क्या होंगी फॉर दीज दिस एंड दिस। जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो जनाब कर्व जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखते हैं एट लो टेम्परेचर curve shifts towards left hand side। तो ये जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है ये इंक्रीज हो जाती है, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। सही है। तो इसका मतलब x जो है वो इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा। ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब ये मैक्सिमम शिफ्ट होगा तो y ऑब्वियसली कहना चाहिए कि y जो है
वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, जब आप इसको पुश करेंगे इस तरह तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर था लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा। सही है, तो कम हो जाएगा। तो अगर y कम है तो y यहाँ यहाँ कम है। z, अब देखो z यहाँ पर था लेकिन अब z यहाँ पर आ गया है। सही है, तो z भी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। ऑल राइट, my goodness. 3 gram sample of sodium carbonate powder is stirred into 50 cm cube of 1 mole per dm cube HCl. The volume of carbon dioxide produced is 600 cm cube. Equation given है, MR given है. Which volume of carbon dioxide is produced if 1 gram of sodium carbonate powder is stirred into 50 cm cube of 1 mole per dm cube HCl under same condition? Okay, under same condition. Condition तो दी नहीं उसने, कंडीशन तो उसने दी नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो जनाब चीजें देखें, कंक्लूड करते हैं कुछ चीजें। सबसे पहली बात कि मुझे सैंपल का मास दिया हुआ है, दूसरी बात मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दी हुई है, और तीसरी बात वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। और वो पूछ रहे हैं कि बताओ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट पाउडर से कितना प्रोड्यूस होगा, जबकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ HCl विल रिमेन सेम। तो ओके, सो मेरे पास जगह नहीं है, बट सीम्स लाइक लॉट ऑफ वर्किंग, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्किंग। सो मैं बेसिकली यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप लेता हूँ। मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। इनिशियली ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 106। तो 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा 106 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0283। ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस, oh my goodness. See guys, we have two different situation here. In fact, we have two different experiment. In the first experiment, I'm using 3 gram of sodium carbonate reacting with this HCl. In the second experiment, I'm using 1 gram of sodium carbonate reacting with the same situation of HCl. So these are the two different experiments, and we need to find out कि अगर पहले एक्सपेरिमेंट में 600 cm क्यूब थी तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी अगर मास इतना है। ओ गॉड, ओके, तो ये हो जाएगा 0.0283 मोल्स। सिमिलरली मैं यहाँ से मोल्स ऑफ HCl भी निकाल लेता हूँ। आपके पास वॉल्यूम है 50, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 1 से, डिवाइड कर दीजिए इसको 1000 से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, और इसके मोल्स हैं 0.05 मोल्स। आप जानते हैं कि आपके पास ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। ऑब्वियसली अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा आपके पास, 0.025 आ जाएगा। तो आप एक बात तो तय हो गई आपको कि जनाब आपके पास जो HCl है वो एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही है, और सोडियम कार्बोनेट एक्सेस के अंदर है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही है, ऑल राइट। ठीक है जनाब, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। नाउ इन द थर्ड स्टेप, होल्ड ऑन, मैं इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, अब मैं थर्ड स्टेप लेता हूँ। HCl और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर रेशियो कितना है, 2:1। तो अगर ये 0.05 है तो बताओ ये कितना होगा।
ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 0.025, आई थिंक सो, या 0.05 divided by 2 is going to be 0.025. सही है भाई। भाई जब इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, तो आपको इतना वॉल्यूम मिल रहा था। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। माय गुडनेस, नॉट फेयर एट ऑल, इट इज सच अ लेंथी क्वेश्चन। 0.025 मोल्स थे ना, तो आपको वॉल्यूम कितना मिल रहा था? 600 cm3। सो भाई अगर 1 मोल होगा तो बताओ वॉल्यूम कितना होता? तो वॉल्यूम 600 डिवाइडेड बाय दिस। ओ माय गुडनेस, ये हो जाता है 24,000 cm3। कुछ नोट किया तुमने? नोट ये करना था कि तुम्हें एग्जामिनर ने यहाँ पर सेम कंडीशन लिखा, उसने ना एसटीपी कहा ना उसने आरटीपी कहा। तो मैंने आरटीपी का वॉल्यूम निकाला, दैट इज 24,000 cm3, एंड एग्जैक्टली वो सेम ही निकला है। ठीक है, तो दिस इज योर मोलर वॉल्यूम। ये देखा जाए तो तुमने मोलर वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ आई एम गोना यूज दिस मोलर वॉल्यूम इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट नाउ। ये एक्सपेरिमेंट 1 था बाय द वे। दिस इज एक्सपेरिमेंट 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट 2। कहाँ लिखूं कहाँ? एक्सपेरिमेंट 2 के लिए जगह ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम डिटरमिन करेंगे। Oh my goodness, so moles of sodium carbonate, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 106। तो इसके मोल्स हो जाएंगे गाइस मेरे पास 0.00943। HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दिस टाइम सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये याद रखना। पहले में HCl था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। सो दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है बाय द वे। ठीक है, तो अगर इतने मोल्स थे आपके पास सोडियम कार्बोनेट के, तो यही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे। नाउ आई कैन यूज दिस कि अगर 1 मोल में 24,000 cm3 हैं आपके पास, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं एक्सपेरिमेंट 1 में, तो अगर आपके पास 0.00943 मोल्स हैं, तो बताइए कितना होगा आंसर? ओह माय गुडनेस, 24,000 into 0.0943, okay, divided by, oh, 1, oh god, ये क्या किया मैंने? ओ 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.00943, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास 226.32 cm3। एंड ऑब्वियसली ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है? 226 ये यहाँ लिखा हुआ है। एंड देयरफॉर we conclude कि C is going to be the right answer. Not fair at all. It is extremely challenging question. मतलब एग्जामिनेशन हॉल में in such a pressure बच्चा ये क्वेश्चन हैंडल कर ले, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। Let's see what we have in the next question. Solid sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid to form more than one product that contains sulfur. Okay. What is the lowest oxidation number of sulfur in these product? ये रिएक्शन हमने किया और आपको याद होना चाहिए। हमने कहा था कि अगर हम सोडियम आयोडाइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, जिसका ब्राउन सोल्यूशन मिलता है आपको। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर H2S में कन्वर्ट होता है। हाउ मेनी ऑक्सीजन लेफ्ट? 4 ऑक्सीजन लेफ्ट, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स अप टिल नाउ? यहाँ पर 10 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन आइंस कर देते हैं। ठीक है,
Am I correct? One sulfur, 10 hydrogens, 10 hydrogens, 8. Oh yes, it is correct. It is correct. अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो चार्ज ही नहीं बैलेंस हो रहा, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज 8 प्लस है. 8 प्लस नहीं है बेटा, 0 है. क्यों? क्योंकि आयोडाइड 8 माइनस और ये हाइड्रोजन आयन 8 प्लस बिकम्स 0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ठीक है. सो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6. हमने आपके साथ डिस्कशन की हुई है, आपको आनी चाहिए. सल्फर को x ले लो, हाइड्रोजन +1 होता है, इंटू 2 करो, ऑक्सीजन -2 होता है, इंटू 4 करो, इक्वल्स टू 0 करो, देन x इक्वल्स टू +6. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. और यहाँ पर H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. तो +6 से -2, +6 से -2 में जा रहे हैं. तो -2 है. ठीक है. वो लोएस्ट पूछ रहे हैं, लोएस्ट पूछ रहे हैं. तो लोएस्ट तो बेटा आपके पास सिर्फ -2 आ रही है, विच मीन्स -2 ही आ रही है आपके पास मेरे ख्याल से. ओके. तो -2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे थे. क्वेश्चन नंबर 18. Which statement for the element in period 3 and group 13 of the periodic table is correct? तो पहली बात आपके पास पीरियड 3 है और दूसरी बात ग्रुप 13 है. ओके ओके. पीरियड 3 एंड ग्रुप 13. अच्छा, ग्रुप 13 में आपके पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, और उसमें से पीरियड 3 में सिर्फ एल्यूमिनियम है. तो इसका मतलब ये पीरियड 4 ये भी गया, ये पीरियड 2 ये भी गया. तो इसका मतलब टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. It has highest melting point of the elements in its period. Absolutely incorrect, क्योंकि जो highest melting point होता है वो सिलिकॉन का होता है. Silicon has the highest melting point. ये गलत हो गया. फिर वो आपसे कह रहे हैं it has exactly 1 electron in its shell with principal quantum number 3. चलें, पीरियड 3 है, ये तो हमने करेक्ट कर लिया, बट क्योंकि ये ग्रुप 13 का है, विच इज बाय इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इट डजंट हैव एनी 1 इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ लिखिए कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट shell. Okay. It forms an oxide that reacts with aqueous sodium hydroxide. बिल्कुल सही बात है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो सॉल्ट बनता है बिल्कुल. तो ये तो ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन डी भी पढ़ेंगे. इट फॉर्म्स अ क्लोराइड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर. बाय द वे इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि डिसॉल्व नहीं होता, हाइड्रोलाइज करता है. अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिख के दिया था मैंने आपको. दूसरी बात ये भी गलत, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं देता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है. ठीक है. सो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 19. ओके. A student reacts 0.1 mole of each of sodium, magnesium, and phosphorus atom separately with an excess of oxygen. Which row are correct? Okay. Again, कर लेते हैं जी. Which row is correct? तो सबसे पहले सोडियम को देखते हैं. अगर मैं सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं, it will turn to sodium oxide. ठीक है. ये 4 मोल है, ये 2 मोल है. एग्जामिनर ने कहा है कि अगर ये 0.1 मोल हो तो बताओ ये कितना होगा. ये मैं ऑप्शन ए के लिए कर रहा हूँ, और ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका. तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4. Oh God, multiply by 2 divided by 4 is going to be 0.05.
और सोडियम ऑक्साइड का AR कितना होता है, +16 इज गोइंग टू बी 62। तो अगर मैं इसको 62 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो सोडियम 62 मल्टीप्लाई 0.05 इज गोइंग टू बी 3.1 ग्राम, और यहाँ 3.1 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया मेरा, सही है, और नॉट ए, एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट था ये मेरा, सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को भी देखते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम को रिएक्शन, माय गुडनेस, अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं, इट विल टर्न टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 मोल, ये भी 2 मोल। अगर ये 0.1 है तो ऑब्वियसली ये भी 0.1 होगा। तो अगर मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करना हो तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके MR से, और इसका MR आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होता है, 24.1, 24.3 प्लस 16 इज गोइंग टू बी 40.3, 40.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, into 0.1 is going to be into 40.3, तो 4.03 याद हो रहा है ये, ओहो, तो ये भी ठीक है, इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। ओ माय गुडनेस, फास्फोरस थर्ड, P4 ले रहा हूं मैं, अच्छा चलो P4 भी नहीं लो, फास्फोरस आप इसको इस तरह से ले लो, P4 नहीं लो, 4P लो। क्यों भाई, क्यों 4P, क्यों P4 क्यों नहीं? और क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन है इसलिए P4O10 बनेगा। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसने एटम्स की बात की, इसलिए मैंने 4P लिखना ज्यादा मुनासिब समझा एज कंपेयर टू P4। बात एक ही है लेकिन, बट इसमें बैलेंसिंग का इशू है। तो देखिएगा, ये 4 मोल है और ये 1 मोल है। अगर ये 0.1 मोल है तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, तो 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू बी 0.025, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ P4O10 के MR से। एक मिनट, P4O10 के MR से, MR कितना है जनाब, 31 times 4 plus 16 times 10 is going to be 474। काफी है हमारे, 31 times 4 plus 16 times 10, 284 है, 284 guys, 284। Let me check one more time, 31 times 4 plus 16 times 10 is going to be 284, multiplied by 0.025 is going to be 7.1 gram। तो ये भी 7.1, ये भी सही है, तो इसका मतलब A is going to be the right answer। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सब करना होगा, बट बहुत क्विक करना होगा। अगेन कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे इस पेपर में। A mixture contain magnesium carbonate and barium carbonate only, ठीक हो गया। A sample of the mixture is dissolved in nitric acid to produce a solution, ठीक है। सो भाई पहली तो बात ये हो गई कि मैं अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वाटर भी बनेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन में सोल्यूशन का है, सही है। इसी तरह से मैं बेरियम कार्बोनेट को भी ले लेता हूं, इसको अगर मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली ये बेरियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा ऑब्वियसली, और वाटर भी बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये बन रहा होगा। लेकिन मुझे बेरियम नाइट्रेट चाहिए इसलिए क्योंकि टू प्रोड्यूस सोल्यूशन का। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये भी कह रहे हैं, हाउ कैन दिस सोल्यूशन बी प्रोसेस्ड इनटू मैग्नीशियम कंपाउंड एंड सेपरेट बेरियम कंपाउंड। हाँ देखिएगा जरा, अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट को
और बेरियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊं तो ये बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और ये बनेगा बेरियम सल्फेट। आप सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस। इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा और ये इनसॉल्युबल होगा। एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन की टेक्निक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन करूंगा, बेरियम सल्फेट कलेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो राइट आंसर आई बिलीव इज गोइंग टू बी सी। अच्छा, व्हाई नॉट ए? अगर मैं HCl ऐड कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, ये बेरियम क्लोराइड बनाएगा, और ये दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते फिर। ठीक है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल होता है, उसके प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, तो आप फिल्टर नहीं कर सकते बेरियम क्लोराइड को, इसलिए ये ऑप्शन गलत। सिमिलरली अगर मैं HCl कर रहा हूँ और सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहा हूँ तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, आप उसका रेजिड्यू नहीं बना सकते, इसलिए ये भी गलत। एड सल्फ्यूरिक एसिड फिल्टर ऑफ द सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, इसका फिल्ट्रेट होगा, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं, इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए ये भी गलत। ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21. So we are heating magnesium nitrate. Obviously जब मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे ये थर्मली डिकम्पोज होगा, कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। आप जानते हैं ये सॉलिड होगा, ये इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि ये आपके पास एसिडिक गैस है बिकॉज इट कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक गैस है इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और जब वाटर में डिसॉल्व होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन देगी। ऑलराइट, आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल गैस है, will not dissolve, and obviously ये इस जगह पर कलेक्ट होगी। एंड जाहिर सी बात है ग्लोइंग स्प्लिंट कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। वो आपसे कह रहे हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन ट्रफ, तो जाहिर सी बात है जो आपका सॉल्यूशन होगा ट्रफ के अंदर वो एसिडिक होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 से कम होती है, तो या तो सी आंसर है या फिर डी। एंड ऑब्वियसली ग्लोइंग स्प्लिंटर जो है ना वो हमेशा रीलाइट होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये टेस्ट फॉर ऑक्सीजन होता है, तो रील लाइट्स यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, एंड ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 22. The results of test performed on a white crystalline solid X are given in the table. X is gently heated, X sublimes. अब यार सबलाइम कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, AlCl3 भी होता है, FeCl3 भी होता है, ठीक है, कैम्फर भी होता है, आयोडीन के क्रिस्टल्स भी होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम ब्रोमाइड होता है, ये सारे के सारे सबलाइम क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो ठीक है, सबलाइम है, मान लेते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड विल टर्न टू गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? X is shaken with water, colorless solution Y forms. इसका मतलब डिसॉल्व हो गया वाटर में, dissolves in water। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे Y is warm with NaOH, a gas is given off।
हाँ, अगर NaOH ऐड करने से गैस रिलीज होती है तो आप जानते हैं इट मस्ट बी अमोनिया गैस. अमोनिया इज द ओनली गैस, बल्कि अमोनिया इज द गैस तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि जब आपने NaOH को ऐड किया और फिर उसको वार्म किया और अमोनिया गैस आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब जो Y है उसके पास अमोनियम आइंस है, क्योंकि ये अमोनियम आइंस का टेस्ट होता है ना, व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट react with any alkali under heat always ammonia gas is given off, right? तो ये स्टेटमेंट मेरे जहन में था इसलिए मैंने जज कर लिया. ये आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू वाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट Z इज फॉर्म. भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट्स का मतलब ये हुआ मे बी क्लोराइड, क्योंकि ब्रोमाइड के क्रीमी होते हैं और आयोडाइड के येलो. कंफर्मेशन के लिए इसने क्या किया, जो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हुए हैं उसने उसको एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया. इसका मतलब क्लोराइड कंफर्म. इसका मतलब जो तुम्हारे पास Y है उस Y में अमोनियम आइंस भी हैं और क्लोराइड आइंस भी हैं, और जाहिर सी बात है अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे तो वो तुम्हें अमोनियम क्लोराइड प्रोवाइड करेंगे. तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl. कहाँ लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है D में, इसलिए D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बाय द वे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो जाते इसलिए क्योंकि ब्रोमाइड के क्रीमी प्रेसिपिटेट्स आते हैं, उसने यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बोले थे. तो ये दोनों ऑप्शन तो आप वैसे ही निग्लेक्ट कर सकते थे. कंपटीशन था बी में और डी में. बी इसलिए गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देता, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है. gives white precipitates of aluminum hydroxide. if you remember हमने क्लास में किया ही है, ठीक है ना. तो उसने कलरलेस सॉल्यूशन बोला इसलिए हमने इसको भी निग्लेक्ट कर दिया. ओके. क्वेश्चन 23. Silicon is heated in an excess of chlorine producing compound J. So let me make the equation here. Silicon is reacting with excess amount of chlorine. Ultimately, it will turn to silicon tetrachloride, which is colorless liquid. All right, and producing compound J, which means this compound is going to be J, and obviously SiCl4 has a simple molecular structure because it exhibits weak van der Waals forces. All right, so structure is simple molecular. So when excess of water is added to the sample of J produced, which row is correct? So let me add water and SiCl4. So due to the presence of vacant d orbital, SiCl4 can easily hydrolyze with water, converting into SiO2 and HCl. And this HCl has an acidic solution with pH 3. All right. So is HCl produced when water is added to J? Yes, which means D is going to be the right answer for us. In a catalytic converter, okay, make sure कि आप ये ज़हन में रखें कि एग्जामिनर कैटालाइटिक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं. 5 gram, 5 gram of carbon monoxide reacts with an excess of nitrogen monoxide. Okay. कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं और वो भी एक्सेस अमाउंट में. वो कह रहे हैं व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन. ठीक है जनाब, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन. तो भाई
हमने आपको इक्वेशन करवाई है 2CO प्लस 2NO एरो 2CO2 प्लस N2, ये इक्वेशन करवाई है हमने। सही है, आप चाहें तो इसको 1 मोल के लिए भी लिख सकते हैं, बट बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फिर? यार आई बिलीव ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो ऑब्वियसली कार्बन तो प्रोड्यूस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। लेकिन जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर 5.6 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, तो हम मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लेते हैं। 5.6 को डिवाइड कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड के MR से विच इज 28, तो यहाँ से मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 5.6 divided by 28, my goodness, 16 plus 12 is going to be 28. 5.6 divided by answer is going to be 0.2 mole. ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के दरमियान रेशियो क्या है? सेम। तो अगर ये 0.2 मोल है तो ऑब्वियसली ये भी 0.2 मोल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का MR होता है 44, तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 44 से, 44 इज द MR ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into 44 is going to be 8.8 gram, 8.8 ग्राम। तो 8.8 यहाँ भी है, 8.8 यहाँ भी है। अब आते हैं जनाब हम नाइट्रोजन से रिलेटेड। सही है, हम जानते हैं कि इसमें और इसमें 2:1 का रेशियो है। तो ओ गॉड, ये CO और ये N2, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 1। अगर आपने 0.2 मोल कैलकुलेट किया था तो बताइए ये कितना है? तो 0.2 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो आपके पास 0.1 मोल आ जाएंगे। नाइट्रोजन का MR होता है 28, तो मैं मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, तो इनटू 28 इज गोइंग टू बी 2.8 ग्राम। सही, तो 2.8 ग्राम यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी गलत। एंड ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी। Question number 25. Which reaction mixture produces acidic gas? Ammonium nitrate and solid calcium oxide. Ammonium nitrate and solid calcium oxide. So ammonium nitrate and solid calcium oxide. याद रखिएगा कि ये एक्वस मीडियम है। आपके साथ शेयर कर लेता हूं मैं। अमोनियम नाइट्रेट अगर एक्वस मीडियम में है और आप कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये ऑब्वियसली बना लेगा कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड अमोनिया। और अमोनिया जो है वो एल्कलाइन गैस है। सही है, तो ही इज आस्किंग एसिडिक गैस, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट, कैल्शियम एंड एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे इट विल टर्न टू कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल गैस, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस माइट बी द राइट आंसर बिकॉज आप जानते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करते हैं मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय द वे इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट क्लोराइड क्योंकि बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए HCl बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और ये आपकी एसिडिक गैस है। सो दिस माइट बी द राइट आंसर, बट डी को भी देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड है आपके पास, उसको वाटर में प्लेस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनेगा,
इसमें तो कोई गैस ही नहीं है, ये अल्कलाइन सोल्यूशन है, नो गैस, इसलिए सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ethanol can be used to make propane nitrile in two steps, what type of reaction of X and Y? अच्छा, पहली तो चीज ये कि आप नोट करो Br से Cn आ रहा है, स्टेप अप रिएक्शन हो रहा है, और स्टेप अप रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन alkyl halide, so basically it is an alkyl halide, और alkyl halide always undergoes nucleophilic substitution reaction। इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब ये भी ठीक है, इसका मतलब ये भी ठीक है, सही। या तो आंसर बी होगा या फिर सी होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज नोट करो, नोट करने की ये है कि इस OH की जगह पर Br आ गया, सही है। तो अगर OH की जगह पे Br आ रहा है, तो मैंने क्लास में करवाया है कि जब भी हम OH की जगह पे Br लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए हम HBr भी यूज कर सकते हैं। HBr अगर यूज नहीं करेंगे तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NaBr यूज कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर की वजह से ही ये बनता है। ये हमने ग्रुप 17 में पढ़ाया आपको, सही है। या ये भी तो हो सकता है कि रेड फॉस्फोरस यूज कर ले और ब्रोमीन यूज कर ले, मैंने तीनों चीजें बताई आपको क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। तो अल्कोहल ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो या तो ये ठीक है या फिर ये, तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। क्वेश्चन 27, which compound reacts with lithium aluminum hydride to form two optical isomers? Okay, two optical isomers बनाने, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो उसी वक्त बनेंगे ना जब आपके पास कायरल कार्बन होगी। कायरल कार्बन gives ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो टू कायरल कार्बन नहीं पूछ रहा, वो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ रहा है, यानी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लेवो रोटेटरी होगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए को लूं और इसमें कीटोन है, इसको रिड्यूस करूं, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2, CHOH एंड CH3, और आप नोट करें ये कायरल कार्बन है। तो 2 टू द पावर 1 का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, आई मीन 2 टू द पावर n और n की जगह पे 1 रखूं, तो 2 आइसोमर्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये तो पूछ रहे हैं कि 2 आइसोमर्स क्या होंगे, तो राइट आंसर इज ए। ऑलराइट, राइट आंसर इज गोइंग टू बी इन ए। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आंसर आ गया। आप चाहते हैं तो हम चले जाते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी, बी इज एन एल्डिहाइड। अगर मैं इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, CH3, CH2, CH2OH, और प्राइमरी अल्कोहल में कोई कारल नहीं है। अगर मैं सी की बात करूं और मैं सी को लूं और मैं कहूं कि जनाब CH3 CH2 है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें भी कारल कार्बन नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, सही है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, एंड ऑब्वियसली डी भी गलत होगा, क्योंकि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसको ट्रीट करवा रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसलिए वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 एंड देन CH2OH, ठीक है। तो ये भी कायरल नहीं है और ये भी कायरल नहीं है। क्यों नहीं है कायरल? इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच है, सही है। तो आंसर इज ए। Okay, next is how many esters have the molecular formula C4H8O2? I did that in class, okay? और मुझे आपको याद होना चाहिए, एक हो जाएगा CH3, CO2, CH2, CH3, लेकिन ये भी तो हो सकता है CH3, CH2, CO2, CH3, और अगर मेथोनिक एसिड से बना लें हम एक तरफ H और एक तरफ R, तो ये भी तो बनेगा HCO, CH2, CH2, CH3, क्योंकि आपके पास ये भी आ गया आपके पास, सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दिस वन इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। और फोर्थ क्या हो सकता है कि इसी के अंदर हम एक ब्रांच अटैच कर दें, राइट।
हम इसी के अंदर एक ब्रांच अटैच कर दें अगर, मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। ठीक है, ये हो जाएगा CH, ये ब्रांच अटैच कर दी CH3 की, और ये CH3। सही है। 4 से ज्यादा तो मुमकिन नहीं है, so I think 4 is going to be the right answer, C is going to be the right answer। ठीक है। Next is carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide are all atmospheric pollutants which reaction occur in the atmosphere। आप जानते हैं, ये हमने किया है नाइट्रोजन सल्फर के टॉपिक में। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, हम इस ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है NO में। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है, एटमॉस्फेयर में वाटर भी अवेलेबल है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एसिड रेन बना लेते हैं व्हिच इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स सी के व्हाट वी हैव। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता नहीं है, तो ये गलत। NO2 is reduced by SO2, ये हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक बी आंसर है, राइट आंसर इज बी आई बिलीव, क्योंकि ये तो हो रहा है, इस स्टेप में ये हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को रिड्यूस करके NO में कन्वर्ट करो। ठीक है, NO2 is reduced to NO by carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा यूज ही नहीं होती ना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत। सही है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, oct1ene can be thermally cracked। oct1ene का मतलब टोटल कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए आपके पास? 8 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं which of the compounds WXYZ can be obtained thermally cracking oct1ene। या जब थर्मल क्रैकिंग करते हैं या किसी भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करते हैं, तो हमेशा शॉर्ट चेन और यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। सही है, और ये जो शॉर्ट चेन है, इसमें एल्केन्स भी हो सकते हैं और इसमें एल्कीन्स भी हो सकते हैं। तो ये एल्कीन ये भी मिल सकता है, ये एल्कीन ये भी मिल सकता है, सिमिलरली ये एल्कीन ये भी मिल सकता है, और ये एल्केन ये भी मिल सकता है। इसका मतलब सारे के सारी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सब शॉर्ट चेन है। वो ये नहीं कह रहा आपसे कि ये एक साथ सब मिलेंगे, नहीं, मुमकिन ही नहीं है, ये तो फिर टोटल 8 कार्बन एटम से ज्यादा हो जाएंगे। वो कह रहा है इससे ये भी मिल सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अगेन structural isomerism and stereoisomerism should be taken into account when answering this question. How many isomeric alkenes with formula C5H8 are present in the mixture produced when 1,4-dibromopentane is reacted with NaOH in ethanol? Okay, so what we can do is we can use another page, 1,4-dibromopentane। चलें इस पे वर्किंग करके देखते हैं क्या हो सकता है। पेंटेन कह रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और वो कह रहे हैं 1 and 4, तो ये फर्स्ट कार्बन होगी 1 2 3 4, और ये फोर्थ कार्बन एटम होगी। सही, ये तो आ गया आपका कंपाउंड जो एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि वो इसको इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, और जब इसको इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ NaOH से रिएक्शन करवाएंगे वो, तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। किसी भी अल्काइल हैलाइड में जब एलिमिनेशन होती है, हमेशा एल्कीन मिलती है। सो दिस इज योर अल्काइल हैलाइड एंड इट गिव्स एल्कीन। और क्राइटेरिया अगर आपको याद हो, मैंने सिखाया आपको क्राइटेरिया क्या था, वो याद होना चाहिए कि एलिमिनेशन ऑलवेज takes place
from the hydrogen of beta carbon atom. ठीक है, तो गॉड यहां से भी एलिमिनेशन हो सकती है, देखो यहां से एलिमिनेशन करवा लो, सही है। तो जब यहां से एलिमिनेशन करवाओगे तो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया। अच्छा, और यहां से भी एलिमिनेशन करवा सकते हो, राइट। तो इन दोनों से अगर तुम एलिमिनेशन कराओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। तो पहले तो मैंने एक ये बना ली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 एज इट इज रहे, ये CHBr एज इट इज रहे, दिस टाइम यहां से हाइड्रोजन चला जाए, ठीक है, और यहां से भी हाइड्रोजन चला जाए, राइट। तो आपके पास ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन आप नोट करो, इस कंपाउंड में नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल, नो ज्योमेट्रिकल एंड नो ऑप्टिकल। सही है, ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं है क्योंकि सेम कार्बन के साथ दो ग्रुप है, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन है, तो ज्योमेट्रिकल भी नहीं होगा, और ऑप्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई कायरल कार्बन नहीं है। बट यहां पर देखो, यहां पर आपके पास यू नो वी हैव हियर वी हैव सिस ट्रांस, हियर वी डोंट हैव सिस ट्रांस, ठीक है। कैसे, जरा देखिए, मैं इसको H कर देता हूं, ये डबल बॉन्ड, ये CH, देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, इसका मतलब सिस, और जहां सिस होता है वहां ट्रांस भी होगा, राइट। सो एक आइसोमर आपके पास सिस हो गया, दूसरा आइसोमर आपके पास ट्रांस हो गया, और ये थर्ड आइसोमर आपके पास ये है। इसका मतलब इस कंपाउंड में टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन, सेम कंडीशन यार, और इसमें कोई ऑप्टिकल भी नहीं है, इसमें भी कोई ऑप्टिकल नहीं है, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो वी हैव 3 is going to be the right answer. Next, the presence of a halogen in an organic compound may be detected by warming the organic compound with aqueous silver nitrate. So aqueous silver nitrate से reaction है, वो कह रहे हैं which compound would be the quickest to produce a precipitate, quickest to produce a precipitate, quickest वो होगा जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, the weaker the bond, the quicker the reaction, and so the quickest to produce a precipitate, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर अल्काइल हाइड्राइड्स हैं, यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स हैं। एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपके पास CF है, एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपके पास CCl है, एक CBr है, और एक CI है। और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो ऑब्वियसली ये वीकेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो जो वीकेस्ट होता है वो बहुत आसानी से ब्रेक होगा, और जो आसानी से ब्रेक होगा ऑब्वियसली वो सबसे क्विकेस्ट प्रेसिपिटेट्स देगा, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा, ठीक है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट इज
T4. Crotyl alcohol is a colorless liquid which is used as a solvent. Crotyl alcohol will react separately with aqueous bromine, potassium digromate 6, and concentrated KMnO4 and PCl5 under suitable condition. Which row is correct? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ब्रोमीन के साथ प्रोडक्ट बना देता हूँ डायरेक्ट इसकी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये बनेगी CH3 CHBr CHBr और CH2OH एज इट इज, यानी अल्कोहल का एक्वस ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, सही है। और ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट बनाएगी ये गलत है, क्योंकि 2 ब्रोमीन ऐड होते हैं, इन्होंने 1 ब्रोमीन ऐड होते हुए दिखाया, तो इसका मतलब ऑप्शन है गलत हो गया। अच्छा, अब K2Cr2O7 से जब रिएक्शन होगा तो जो एल्कीन है वो रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज एल्कीन सिर्फ कोल्ड KMnO4 या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करता है, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, सही। इन्होंने आपको एल्डिहाइड बना के दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बन गया भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से इसलिए रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बना क्योंकि ये रिएक्शन एग्जामिनर अंडर रिफ्लक्स करवा रहे हैं, ये लिखा हुआ। तो अंडर रिफ्लक्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनता, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी गलत। अच्छा जनाब, कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं हम। जब हम कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो प्रोडक्ट ये बनेगी हमारी, डायोल्स बनते हैं, और जो CH2OH है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें तो आपके पास डायोल बने ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। और जब वेट 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 माय बैड, इधर देखो, वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, इसका मतलब जो डबल बॉन्डेड CH है वो कन्वर्ट होगा COOH में, ठीक है, प्लस ये CH कन्वर्ट हो गया COOH में, ये वाला CH कन्वर्ट होगा COOH में, जबकि ये CH2OH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करने की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। सो आपको 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, यहाँ पर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, एल्कीन भी इंटैक्ट रखी है, जबकि एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। वैसे भी गलत था, ठीक है, अगर मैं इसको कोल्ड KMnO4 से देखूं तब भी गलत था, हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन और कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यानी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 की बात करें तब भी गलत ही है, ठीक है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि अगर मैं इसको PCl5 से रिएक्शन करवाऊंगा तो एल्कीन नेवर रिएक्ट विद PCl5, दे विल रिमेन एज इट इज, और जो CH2OH है वो अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये Cl आ रहा है और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, the skeletal formula of the 2 organic compounds are shown. Okay, which reagents can be used to distinguish these 2 compounds? अच्छा जी, पहली तो बात ये कि ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल जिसको कहते हैं, और ये आपका कीटोन है, सही है। सो क्योंकि इस कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साथ लिखा हुआ है, तो जब ये ग्रुप एक साथ लिखा हुआ होता है तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है, सो ये आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, gives positive test of iodoform, ठीक है, बिकॉज CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, ये वाला ग्रुप एक साथ है, एंड ऑब्वियसली gives positive test of 2,4-DNPH,
तो ये भी ठीक है, सही है। लेकिन ऑब्वियसली ये टर्शियल अल्कोहल है, टर्शियल अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो 1 and 3 is going to be the correct option, and therefore B is going to be the right answer. Okay. Next, a carbonyl compound X reacts with HCN in the presence of sodium cyanide to make a compound with MR85. Compound X does not react with Fehling reagent. अगर वो Fehling reagent से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है। तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड की ऑप्शंस हैं वो तो आप खत्म कर दो। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, सही है। अब इशू ये है कि ब्यूटानॉन को जब मैं HCN से रिएक्शन करवाऊंगा in the presence of sodium cyanide, always remember cyanohydrin is formed. सही है। If you remember your lecture notes जो भी मैंने दिए हैं, तो इसका मतलब ये कीटोन हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि it is a ketone, and when ketone reacts with HCN in the presence of sodium cyanide, always cyanohydrin is formed. This reaction takes place via nucleophilic addition reaction. Okay. सो मैं ब्यूटानॉन से साइनोहाइड्रिन बना लेता हूँ। ये मेरे पास ब्यूटानॉन है और मैंने क्लास में साइनोहाइड्रिन बनाना सिखाया था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि CH3 एज इट इज रखो, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दो OH से और उसी कार्बन के साथ CN लगा दो। तो अगर एक ही कार्बन के साथ OH और CN अटैच हो जाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये साइनोहाइड्रिन हो गया। और D के साथ भी साइनोहाइड्रिन बना देते हैं, यानी प्रोपानॉन के साथ। और प्रोपानॉन और ब्यूटानॉन ये दोनों क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, यानी CH3 एज इट इज रखो, कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन एज इट इज रखो, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करो OH, जिस कार्बन से OH अटैच है उसी से साइनाइड, और ये आ जाएगा CH3। नाउ वी नीड टू टेक आउट द MR ऑफ बोथ, और जहां से मुझे MR 85 मिलेगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चले हम MR कैलकुलेट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 12 times 5 plus 16 plus 3 5 5 6 7 8 9 oops plus 9 plus 14 is going to be 99 आ रहा है मेरे पास। एक मिनट, 30 plus 14 plus 17 plus 12 plus 14 99 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, डबल चेक कर लिया। लेट्स सी, इसको देखते हैं हम, इसका MR निकालते हैं। कार्बन कितने हैं? 30 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 14, दैट इज योर 85 MR। इसका मतलब D is going to be the right answer. Okay, question number 37. Which compound produces butane-2-ol and ethanoic acid on hydrolysis? ये इसका मतलब एस्टर हैं सारे के सारे। Quite challenging. Butanol and ethanoic acid. तो जो एस्टर बनेगा इन दोनों को आप एक काम करें ना, शॉर्टकट लगाते हैं। ब्यूटेन-2-ओल है और इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक, ओहो, ये इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3COOH, और ये अल्कोहल का है CH3CHOH CH2CH3, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और यहाँ से H जाता है, ये दोनों मिलेंगे, मिलकर वाटर बनाएंगे। अब जब वाटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है एस्टर बनेगा। एसिड में एसिड का पार्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, ये लिखा मैंने। उसके बाद अल्कोहल का पार्ट है, अल्कोहल का पार्ट लिखा जाएगा, यही क्लास में सिखाया हमने आपको। ये CH है, इस CH के साथ एक CH3 है, इस CH के साथ एक CH2 और एक CH3 है। इसको उठाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CO2 CH ब्रैकेट CH3, क्योंकि जो ब्रांच है वो ब्रैकेट में आ जाती है, और ये हो जाएगा CH2 CH3। अब ये देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, आई बिलीव ये लिखा हुआ है मेरे पास B में। सो B इज गोइंग टू बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
बात समझ में आई? एक एक को करने के बजाय मैंने क्या किया, इन दोनों को रिएक्शन करवा के एस्टर बना लिया। जो एस्टर होगा उसी से ये मिले होंगे हमें। सही है ना? जब इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस की तो ये मिले, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की टर्म यूज कर रहे हैं ना वो, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, 2 1 gram sample of Y are reacted separately and completely with sodium and with sodium carbonate. The volume of gas produced are collected and measured. With sodium 2, sodium carbonate 1. अच्छा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सिर्फ अल्कोहल है। इसका मतलब ये नो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो हो गया गलत। सही है, ये ऑप्शन गलत, बिकॉज इसमें सिर्फ एक COOH है, won't give 2 with sodium। सही है, तो ए भी गलत और डी भी गलत। अब क्या होगा? ये भी गलत, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, नो टेस्ट, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, नो सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और जाहिर सी बात है, देखो इसमें यहां से भी सोडियम मेटल रिएक्शन कर लेगा, इससे भी करेगा, इसलिए 2 आ जाएंगे, और ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट से ये करेगा, इसलिए 1, और ये दोनों सोडियम मेटल से करेंगे, इसलिए 2। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, 39, the diagram shows a section of an addition polymer formed from 2 different monomers. One of the monomers is propene. What is the other monomer? Achha, propene is an alkene. So, oops. So propene is an alkene, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं इसको स्केलेटल फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, है ना? और अगर मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये यहां बनाने के बजाय यहां बना दो। सही, बात तो एक ही है। सही है, तो अगर ये एडिशन पॉलीमर में इन्वॉल्व होगा तो इसका डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ये बनेगा। सो दिस स्ट्रक्चर शोज मोनोमर इज प्रोपीन। और आप नोट करो, ये स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा, है ना? ये तो मैंने मोनोमर प्रोपीन का दिखा दिया आपको। सही है, तो जब प्रोपीन पॉलीमर बनाएगा तो वो किस शेप का हो जाएगा, और वो शेप कहाँ लिखी हुई है? अब मसला ये है कि जो आपके पास कंपाउंड है उसमें जो पॉलीमर है उसमें एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोमर है, प्रोपीन के अलावा एक और मोनोमर है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब भाई 2 डबल बॉन्ड कैसे आएंगे? मान लो कि ये वाला सेक्शन आपके दूसरे मोनोमर का है। सही है, मैं इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हो जाएगा दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड यहाँ था और एक डबल बॉन्ड यहाँ था। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हुआ होगा और ये वाला आगे चला गया होगा, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बना होगा, ये दिस वन, दिस वन,
एंड दिस वन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ वो ये आ गया, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर ये आ गया। तो बेसिकली ये बना पूरा स्ट्रक्चर, आप नोट करो, है ना, ऐसी बना ना ये। तो इसका मतलब ये आपका मोनोमर है। तो इसमें कार्बन एटम को नंबर असाइन करो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इट हैज ब्रांच। जो मैंने मोनोमर बनाया उसमें कोई ब्रांच नहीं है, सही है, हैज ब्रांच, इसलिए गलत। और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स नहीं है, 2 डबल बॉन्ड एब्सेंट, इसलिए ये भी गलत, सही है। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, और सेकंड और फोर्थ पे है, नंबर असाइन करो भाई इसको, 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, डबल बॉन्ड फोर्थ पे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड फोर्थ पे है। तो इसका मतलब जो पोजीशन डबल बॉन्ड्स की यहाँ है वही पोजीशंस यहाँ है, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। व्हाई नॉट सी? सी इसलिए गलत है क्योंकि ब्रांच है, एज ब्रांच विच इज नॉट पॉसिबल। सही है, आपके पास इस मोनोमर में कोई ब्रांच नहीं, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मैंने आंसर निकाल दिया है, लेकिन मैं, ओ एक मिनट रुको, मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा पॉलीमर बना है, सही है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ प्रोपीन भी लिख देता हूँ, ये है ना प्रोपीन, ये आ गया। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट होगा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो अब जरा देखिएगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है, ये वाला, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो वो ये आ गया, और जब यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी प्रोटीन, ये, और इसका जो बॉन्ड है ना वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये, जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, दिस वन, तो वो यहाँ शिफ्ट होगा। आप नोट करें, ये पूरा डायग्राम एज इट इज दिया हुआ है मैंने आपको, एज इट इज, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस, बट दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग, एग्जामिनेशन हॉल में इतना क्विकली आप मैनेज नहीं कर सकेंगे इन चीजों को। लास्ट क्वेश्चन गाइस, a scientist chooses either infrared spectroscopy or mass spectrometry to find particular pieces of information. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैंने आपको क्लास में बताया है कि इंफ्रारेड जो होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन डिटरमिन करता है हमेशा, और हमें बाकायदा उस फंक्शनल ग्रुप्स की वैल्यूज का चार्ट भी मिलता है, ठीक है ना। जबकि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम मास, मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं नॉर्मली, जो जो हमने सिखाया है आपको वो बता देते हैं। हम आइसोटोप्स डिटरमिन करते हैं, हम अबंडेंसेस डिटरमिन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं इससे, ठीक है। ये वो सर्टेन फीचर्स है जो कि मैंने शेयर किए थे। पढ़ते हैं, टारगेटेड इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइज द फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये तो टैली हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बट बाकी भी पढ़ लें। आइडेंटिटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रॉन्ग, सही है। उसके बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का इंफ्रारेड से कोई ताल्लुक नहीं होता, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का इंफ्रारेड से कोई ताल्लुक नहीं होता, दैट्स व्हाई ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।